नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 15 जनवरी 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इंडिया फिलीपींस को फाइनली ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है। इसके लिए $374 मिलियन की डील यहां पे साइन हुई है। वैसे तो इस डील के बारे में बहुत लंबे समय से बातचीत चल रही थी, लेकिन फिलीपींस कुछ बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से और कुछ और इश्यूज की वजह से ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर्स नहीं प्लेस कर पा रहा था। फिलहाल के लिए ऑर्डर प्लेस हो गए। सेक्शन 29 ऑफ ए ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 यहाँ पे न्यूज में है। नई पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन को लेकर इसके बारे में बात करेंगे। 15 जनवरी 2022 इंडियन आर्मी डे, इसके बारे में बात करेंगे। यूएस की एक रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आई कि रशिया इस समय पे कुछ बहाने ढूंढ रहा है। उन बहानों के आधार पर रशिया जल्दी ही यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन पे अटैक करके उसको कब्जा लेगा। ये जो डॉनबास वाला रीजन है उसकी बात हो रही है। और ये जो बिपिन रावत साहब का जो चॉपर क्रैश हुआ था, इस चॉपर क्रैश से रिलेटेड जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनी थी उसकी फाइंडिंग्स निकल के आ गई हैं। क्या बोलती हूँ फाइंडिंग्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो इतनी न्यूज है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एंड प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल। आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है, तो क्लिक द ज्वाइन बटन इफ यू कैन। ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम का फिलीपींस ने अप्रूव कर दिया है। 374.96 मिलियन डॉलर के इस कॉन्ट्रैक्ट को, जिससे शोर बेस्ड एंटी शिप वेरिएंट खरीदा जाएगा मिसाइल का। आप सोचिए, फिलीपींस अपने नेवल एसेट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है चाइना के अगेंस्ट साउथ चाइना सी में। और यहां पे जो ब्रह्मोस मिसाइल का वर्जन बेचा जा रहा है वो एंटी शिप वेरिएंट है। मतलब कि समुंदर में किसी एडवर्सरी के ऊपर इस एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल के वेरिएंट को इस्तेमाल करके फिलीपींस अटैक कर सकता है। तो एक बात तो यहां पे क्लियर हो जाती है कि इस पर्टिकुलर डील से एक प्लेयर खुश नहीं होने वाला है, और वो है चाइना। और जल्दी ही चाइना का कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भी यहां पे निकल के आएगा। जो सेक्रेटरी है नेशनल डिफेंस ऑफ फिलीपींस के डेल्फिन लॉरेंजाना, उन्होंने नोटिस ऑफ अवार्ड यहां पे साइन किया है और जल्दी ही यहां पे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाएगा। जो कोस्टल डिफेंस रेजिमेंट है ऑफ द फिलीपींस मेरीन, ये पर्टिकुलरली एम्प्लॉय करेगी इस ब्रह्मोस मिसाइल को, जिसको आप कह सकते हो उनकी मॉडर्न स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटी होगी। बहुत लंबे समय से फिलीपींस इस मिसाइल सिस्टम को खरीदना चाहता था, बट कोविड पैंडेमिक के चलते और बजट कंस्ट्रेंट्स के चलते नहीं खरीद पा रहा था। फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस फॉर फिलीपींस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है फिलीपींस की, उसने यहाँ पे नोटिस ऑफ द अवार्ड, मतलब फाइनली इस कॉन्ट्रैक्ट का जो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट है वो दे दिया है। और ब्रह्मोस मिसाइल केवल फिलीपींस को नहीं खरीदनी, बहुत सारी और कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, इनफैक्ट वियतनाम, ये ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहती है। और ब्रह्मोस मिसाइल आगे आने वाले समय में चाइना के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि फिलीपींस की बात कर लीजिए, चाहे आप वियतनाम की बात कर लीजिए, चाहे आप इंडोनेशिया की बात कर लीजिए, इन सारे के सारे कंट्रीज के मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ। इनफैक्ट इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस बेचने की डील काफी एडवांस स्टेज पे है। जो ब्रह्मोस का सेल था, ये इंडोनेशियन डिफेंस मिनिस्टर प्राबोवो सुबैंता के बहुत टॉप एजेंडा पे था जब ये दिल्ली आए थे जुलाई 2020 में। और खास बात यहां पे ये भी है दोस्तों कि अब इंडिया को ब्रह्मोस बेचने के अलावा ऑप्शन नहीं बचा है। इंडिया बहुत लंबे समय से चाइना के साथ एक पीसफुल टैक्टिक्स अपना रहा है। कहते हैं ना कि मक्खन लगाने वाली टैक्टिक्स, अपीजमेंट की टैक्टिक्स को फॉलो कर रहा है। बट इंडिया की ये अपीजमेंट की टैक्टिक्स कोई काम नहीं आई है। लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना एग्रेशन कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट। बहुत बड़ा इलाका इंडिया का चाइना ने इलीगली कब्जा रखा है। तो अब इंडिया के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा है इस प्रकार की डिफेंस डील की बजाय। अगर हमको अपने एडवर्सरी चाइना को काउंटर करना है तो कहीं ना कहीं से तो पुश बैक दिखाना ही पड़ेगा, एंड दिस इज वन ऑफ दोस्त। चूंकि ब्रह्मोस मिसाइल बेच के हम फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसी कंट्रीज की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी अगेंस्ट चाइना बहुत हद तक बढ़ा सकते हो। वैसे देखा जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल अकेले को इंडिया ने नहीं बनाई है, ये इंडिया और रशिया के ज्वाइंट कोलैबोरेशन से बनी है। इसको लैंड से, सी से, सब सी से लॉन्च किया जा सकता है। ओवरऑल कहीं से भी किसी भी टारगेट में लॉन्च किया जा सकता है, मतलब समुंदर से, समुंदर में शिप से, ठीक है, एयरप्लेन से, आपका फाइटर जेट से, टैंक से, लैंड से फायर किया जा सकता है ब्रह्मोस को। और
आप कह लो 290 किलोमीटर तक की दूरी तक फायर किया जा सकता है। वैसे तो इसकी रेंज को एक्सटेंड किया जा सकता है। 290 किलोमीटर अभी के लिए ब्रह्मोस की रेंज इसलिए रखी गई है क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम के अंदर हमारे ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस थे कि हमें 290 किलोमीटर से जाना की ये मिसाइल नहीं बनानी है। हालांकि जून 2016 में इंडिया MTCR को ज्वाइन कर चुका है, तो आगे आने वाले समय में इसी ब्रह्मोस की रेंज को हम 450 से 600 किलोमीटर तक बहुत आराम से बढ़ा सकते हैं और जल्दी ही बढ़ा भी देंगे। और ब्रह्मोस की एक्सटेंडेड रेंज की टेस्टिंग रिसेंटली ही 11 जनवरी को हुई है। INS विशाखापट्टनम के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। मैंने न्यूज भी कवर की थी आपके साथ। GS पेपर 3 डिफेंस में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अंडर सेक्शन 29A। देखिए सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये डील करता है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को इंडिया के अंदर रजिस्टर किया जाए। जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को इंडिया के अंदर रजिस्टर किया जाता है तो इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 यहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने से पहले कुछ उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस लगाता है। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि पहली बात तो जो पॉलिटिकल पार्टी का प्रपोज्ड नाम होगा वो 2 डेली न्यूज़पेपर में छपेगा, 2 रीजनल न्यूज़पेपर में छपेगा और कम से कम 2 दिन छपेगा। और छपने के बाद और ये जो नाम है ये ऑब्वियस सी बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी छपेगा। तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी और प्लेयर को इस नई पॉलिटिकल पार्टी के बनने से या उसके नाम से कोई इशू है तो 30 दिन के अंदर अंदर वो अपने इशू को, अपने प्रोटेस्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सबमिट कर सकता है। अब सेक्शन 29A यहां पे न्यूज में क्यों है तो बहुत लॉजिकल रीजन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 प्ले में कब आता है जब पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंटेशन देना हो और कुछ नई पॉलिटिकल पार्टियां बन रही होंगी। रीजन बीइंग गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं। तो चूंकि यहां पे इलेक्शन होने वाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्शंस के शेड्यूल को अभी अनाउंस किया गया है 8 जनवरी 2022 को, तो डेफिनेटली कुछ नई पॉलिटिकल पार्टीज बन रही होंगी तो उनका रजिस्ट्रेशन तो करना ही है ना। अब इस रजिस्ट्रेशन में यहां पे अगर आप देखो तो कुछ एग्जेम्पशंस दिए गए और कुछ ऐसे एग्जेम्पशंस तब भी दिए गए थे जब बिहार, आसाम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हुए थे पिछले साल जब इलेक्शंस हुए थे ना तभी जो 30 दिन का टाइम होता था इसको कम करके 7 दिन कर दिया गया था। मतलब कि एक पॉलिटिकल पार्टी, देखिए 2 चीजें हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जब भी बनेगी अपने बनने के 30 दिन के अंदर अंदर उसको अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। एक तो ये रिक्वायरमेंट है। दूसरा, अपने रजिस्ट्रेशन के लिए उसको 2 डेली न्यूज़पेपर्स में और 2 रीजनल न्यूज़पेपर्स में इश्तिहार देना है अपने नाम के साथ। और किसी को अपोजिशन है तो 30 दिन के अंदर अपोजिशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास लेके आए। अब चूंकि 8 जनवरी 2022 को इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल लॉन्च हो चुका है और कोविड-19 का पैंडेमिक फैला है, तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम से प्रॉब्लम है तो 30 दिन के इश्तिहार छपने के नहीं 7 दिन के अंदर अंदर अपने प्रोटेस्ट को रजिस्टर करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। और खास बात यह है कि अपने बनने के 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ उस पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करवाना है। तो भैया जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने 8 जनवरी 2022 से पहले अपने आप को रजिस्टर करवा लिया ठीक है, जो नहीं रजिस्टर करवा रहे हैं वो 21 जनवरी 2022 तक लेटेस्ट शाम को 5:30 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। समझ गए? तो बेसिकली 2 लिमिट्स है यहां पे। इन लिमिट्स को थोड़ा सा बस रिलैक्स किया जा रहा है यहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। लिमिट्स क्या है कि भाई पार्टी बनने के 30 दिन के अंदर अंदर अपनी एप्लीकेशन दे दो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रजिस्ट्रेशन की, और उस एप्लीकेशन में एक फॉर्मेलिटी की तरह आपको 2 डेली न्यूज़पेपर्स नेशनल और 2 रीजनल न्यूज़पेपर्स में अपनी पार्टी का नाम छपवाना है और अपने पार्टी के बनने की न्यूज छपवानी है। और अगर किसी और को कोई ऑब्जेक्शन है तो 30 दिन के अंदर अंदर अपना ऑब्जेक्शन दे। अब ये 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन देने वाली लिमिट को 7 दिन कर दिया गया है इन इलेक्शंस के लिए कोविड-19 के चलते। इसीलिए यहां पे सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 न्यूज में है। आर्टिकल 324 की बात की जाए तो मैंने बहुत डिटेल में पॉलिटी में आपको इसके बारे में पढ़ाया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल पावर देता है ऑफ डायरेक्शन, सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑल इंडिया बॉडी है। दिस इज कॉमन टू बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट।
पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता है। इसके लिए हर राज्य में एक अलग स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। नहीं तो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट का ऑफिस और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का इलेक्शन कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, ओके। एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 25 जनवरी 1950 को बनी थी। जीएस पेपर 2 इलेक्शंस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑन हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट। तो जो ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनी थी M17V5 एक्सीडेंट 8 दिसंबर 2021 को, जिसमें बिपिन रावत साहब, उनकी वाइफ और 11 लोगों की जान चली गई थी, उसके फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को एनालाइज किया गया, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को एनालाइज किया गया। तो FDR और CVR, इन दोनों चीजों की रिकॉर्डिंग्स को एनालाइज करके ओवरऑल उस एक्सीडेंट में क्या हुआ होगा इसके बारे में पता करने की कोशिश की। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने साथ साथ बोल दिया कि ना ही हेलीकॉप्टर में कोई मैकेनिकल फेलियर था, ना ही कोई सैबोटाज था और ना ही किसी प्रकार का नेग्लिजेंस हुआ है। तो हुआ क्या है? हुआ यह है कि अनएक्सपेक्टेड वेदर कंडीशंस में चेंजेस आ गए। एकदम से वो हेलीकॉप्टर को वेदर चेंजेस के चलते क्लाउड्स के बीच में घुसना पड़ा, विजिबिलिटी वहां पे ब्लॉक्ड हो गई, कंट्रोल फ्लाइंग इनटू टेरेन हो गया। बाद में जो पायलट था, पायलट का कंट्रोल छूट गया उस हेलीकॉप्टर के ऊपर से और हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। हालांकि अभी भी पूरी तरीके से हेलीकॉप्टर के क्रैश की वजह सामने नजर नहीं आई है, इसको पायलट एरर बताया जा रहा है। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये लाइन न्यूज़पेपर्स में छपी हुई है। However, there will always be a thin line between reality and truth behind the accident। तो अब इसका तो भाई मतलब मुझे भी नहीं पता है। इस लाइन के वेरीफाइड मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, न्यूज़पेपर में लाइन छपी हुई है। अभी के लिए प्रिलिमिनरी रिकॉर्डिंग्स आई हैं, आगे और फाइनल रिकॉर्डिंग्स आएंगी, तब इस न्यूज़ को हम लोग और एनालाइज करेंगे। अपने आप में न्यूज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना ठीक नहीं रहेगा। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर क्या होता है? तो भाई फ्लाइट रिकॉर्डर एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस है। एयरक्राफ्ट में इसको रखा जाता है फॉर फैसिलिटेटिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एविएशन एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स। देखिए फ्लाइट रिकॉर्डर्स को आप अक्सर कर ब्लैक बॉक्स भी बोलते हो, ठीक है। ब्लैक बॉक्स में बेसिकली दो तरीके की रिकॉर्डिंग होती है। एक तो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में न्यूमरस प्रकार के पैरामीटर्स को मेजर किया जाता है पर सेकेंड, डजन्स बार किसी पर्टिकुलर पैरामीटर, जैसे कि हेलीकॉप्टर की स्पीड, हेलीकॉप्टर का एल्टीट्यूड, हेलीकॉप्टर में क्या कमांड दी गई, इसकी पूरी हिस्ट्री को फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। वहीं पे एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। तो कॉकपिट में जो पायलट्स बैठे हुए हैं, वो पायलट्स आपस में जो भी बात कर रहे हैं, वो क्रू आपस में जो भी बात हो रहा है, उनकी साउंड रिकॉर्ड हो जाती है। तो इन दोनों चीजों को एक चीज में रिकॉर्ड किया जाता है, ब्लैक बॉक्स में। और ब्लैक बॉक्स एक मिसनॉमर है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो ब्लैक बॉक्स का कलर होता है, ये ब्राइट ऑरेंज होता है। क्योंकि एक बार हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया तो उसके बाद इस ब्लैक बॉक्स को, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कुछ भी क्रैश होता है तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स ढूंढा जाता है, क्योंकि उसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, चाहे वो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर की हो, चाहे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की हो, और उसके बेसिस पे क्रैश की वजह के बारे में पता किया जाता है। ठीक है, ये जो दोनों फ्लाइट रिकॉर्डर्स हैं, इंटरनेशनल रेगुलेशन के हिसाब से सारी फ्लाइट्स में, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, सब में ये होना चाहिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के पैरामीटर्स के हिसाब से। जीएस पेपर 3 डिफेंस में ये पर्टिकुलर न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी डे 2022। देखिए 74th इंडियन आर्मी डे मनाया जा रहा है 15 जनवरी 2022 को। इंडियंस के लिए बहुत प्राइड का दिन है। इस दिन हम अपने जो आर्म फोर्सेस के पर्सनल हैं, जिन्होंने बिना सोचे हमारी आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, हमें सिक्योर रखने के लिए जान दे दी, उनके सेक्रीफाइसेस को हम लोग याद रखते हैं। आज के दिन हर सोल्जर को इंडिया में ऑनर किया जाता है उसकी सेल्फलेस सर्विस के लिए। और सारे कमांड ऑफिसर्स जितने भी हैं कंट्री में, वहां पे इंडियन आर्मी डे को सेलिब्रेट किया जाता है। न्यू दिल्ली के हेडक्वार्टर्स में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियन आर्मी डे एक्चुअली में 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? देखिए वैसे तो इंडियन आर्मी ऑफिशियली बनाई गई थी 1 अप्रैल 1895 को, बट वो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी अपने अंदर। बाद में अगर आप देखोगे, पहली बार किसी इंडियन ने इंडियन आर्मी को हेड किया 15 जनवरी 1949 को, और ये थे लेफ्टिनेंट जनरल KM कैरियप्पा। तो 15 जनवरी 1949 को पहली बार एक इंडियन को अपॉइंट किया गया एज द हेड ऑफ इंडियन आर्मी। तो एक तो 15 जनवरी इसलिए हमारी इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी इंडियन सोल्जर्स ने कमान संभाली इंडियन आर्मी की। दूसरा, इंडियन आर्मी डे इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर एक इंडियन सोल्जर कब कमान संभालेगा? जब ओवरऑल इंडियन आर्मी ब्रिटिशर्स रूल से आजाद हो जाएगी और हमारे पास, मतलब इंडियन हुकूमत के अंदर आ जाएगी। तो आप कह सकते हो कि
15 जनवरी 1949 को वो दिन माना जाता है जिस दिन आर्मी की कमांड एक इंडियन सोल्जर के हाथ में आई और वो ब्रिटिश रूल से बाहर निकल गई। तो इसलिए भी 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है आर्मी डे। ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ पे, द इंडियन आर्मी डे इज अ सेलिब्रेशन ऑफ नॉट ओनली अवर ब्रेव सोल्जर्स बट ऑल्सो द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश रूल टू इंडिया। ठीक है भाई, 2022 में बात की जाए तो जो भी आर्मी डे के सेलिब्रेशंस हुए हैं उस दिन इंडियन आर्मी के सारे लेटेस्ट वेपन्स को यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है, चाहे वो BLT T-72 भारत रक्षक टैंक हो, चाहे वो 155 mm सोल्तुन गम हो, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल्स हो, इन सबको यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है। ये इंडियन आर्मी की टैंक, आप कह लो वेपन्स की ओवरऑल डिस्प्ले है कि भाई दिखाया जा रहा है कि इंडियन आर्मी के पास क्या क्या वेसल्स है। साथ साथ ब्रेवरी अवार्ड्स भी दिए जाएंगे, यहाँ पे सेना मेडल्स दिए जाएंगे इंडिविजुअल्स को और पूरी की पूरी यूनिट्स को। इनफैक्ट 2022 का दिन इसलिए भी स्पेशल हो जाता है, ये मैंने अलग से एक वीडियो में भी कवर किया था। एक न्यू कैमोफ्लॉज यूनिफॉर्म इंडियन आर्मी की बनाई गई है जिसको इंडियन आर्मी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है। तो एक नई प्रकार की कैमोफ्लॉज ड्रेस जो कि इफेक्टिवली इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को बैकग्राउंड के साथ जेल कर देगी, एनिमी इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। एक नई ऐसी ड्रेस अनवील की जा रही है 15 जनवरी 2022 को। जीएस पेपर 3 डिफेंस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है रशिया प्रिपेयरिंग प्रिटेक्स्ट फॉर यूक्रेन इन्वेजन। देखिए, यूएस के इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने यहां पे साफ साफ बोला है कि रशिया इस समय पे एक प्रकार का बहाना तैयार कर रहा है और इस बहाने के बेसिस पे रशिया कभी भी यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है। तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है ईस्टर्न यूक्रेन में रशिया। और इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में रशिया क्या करेगा, रशिया के ही कुछ सोल्जर्स क्या करेंगे कि जो रशियन रेबल्स हैं ईस्टर्न यूक्रेन में उनके ऊपर अटैक कर देंगे और फिर इस अटैक को एक प्रकार का ऐसा अटैक दिखाएंगे कि यूक्रेन ने अटैक कर दिया है। और इस अटैक को फिर एक एलाबाई बना के, एक बेस बना के, एक रीजन बना के रशिया की फोर्सेस ईस्टर्न यूक्रेन में घुस जाएंगी और पूरा का पूरा जो डॉनबास रीजन है इसके ऊपर रशिया कब्जा कर लेगा। ऐसा यहां पे व्हाइट हाउस की रिपोर्ट बोलती है। व्हाइट हाउस ने अपने ऑपरेटिव्स को ऑलरेडी यहां पे डिस्पैच कर दिया है डॉनबास रीजन में। रशिया अपनी ही प्रॉक्सी फोर्सेस के ऊपर अटैक कराएगा और उस अटैक को बेस बना के ईस्टर्न यूक्रेन में घुस के पूरा कब्जा करने का प्लान है व्लादिमीर पुतिन का। यह बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है व्हाइट हाउस ने रशिया के ऊपर। और व्हाइट हाउस का यह भी बोलना है कि अगर इस प्रकार का कोई इन्वेजन हो जाता है यूक्रेन के अंदर तो बहुत वाइड स्प्रेड ह्यूमन राइट्स वायलेशन होंगे, डिप्लोमेसी फेल हो जाएगी, एक प्रकार की जंग या वॉर यहां पे छिड़ जाएगा। और कुछ ऐसा ही यूक्रेन ने भी बोला है। यूक्रेन बोल रहा है कि रशिया बहुत लंबे समय से इस ईस्टर्न यूक्रेन वाले रीजन में डिसइंफॉर्मेशन का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, किस प्रकार से डिसइंफॉर्मेशन का प्रयोग कर रहा है, तो भाई सैबोटाज एक्टिविटीज और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस नाना अलग अलग प्रकार के ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर ऑलरेडी रशिया बहुत लंबे समय से चला रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहां पे क्या बोला गया है। 2017 की एक रिपोर्ट बोलती है कि यूक्रेनियन फोर्सेस इन द ईस्ट वर कॉन्स्टेंटली रिसीविंग टेक्स्ट मैसेजेस वार्निंग दैट दे वुड बी किल्ड एंड देयर चिल्ड्रन वुड बी मेड ऑर्फन्स। आप समझो, ईस्टर्न यूक्रेन के रीजन में रशियन रेबल्स एक्टिव है, इन रशियन रेबल्स को रशिया सपोर्ट करता है, लेकिन ईस्टर्न यूक्रेन में यूक्रेन की आर्मी भी तो है। अब जो भी यूक्रेन के आर्मी के मेंबर्स इस ईस्टर्न यूक्रेन वाले जगह पे डिप्लॉयड है, इनको बार बार लगातार फोन के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू धमकियां आती रहती हैं कि अगर तुमने यूक्रेन का साथ दिया रशिया के अगेंस्ट तो तुमको मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को अनाथ बना देंगे, तुम्हारे घर वालों को मार देंगे। तो ये क्या है, एक प्रकार का डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है। रशिया सीधे जंग नहीं कर रहा है लेकिन यूक्रेन के ही आर्मी के मेंबर्स को डरा रहा है इनडायरेक्ट तरीके से। रशिया को प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है रशिया की, रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने। देखिए, जब 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया था तो एक प्रकार से ये इनफॉर्मली सेट कर दिया गया था कि नाटो अपने आप को एक्सपेंड नहीं करेगा, लेकिन बाद में देखिए तो रशिया ताकतवर होता गया और नाटो ऑलमोस्ट जॉर्जिया को अपना मेंबर बना गया था, यूक्रेन भी मेंबर बनने के लिए घूम रहा था नाटो का। 2014 में एक लैंडमार्क एग्रीमेंट हुआ, यूक्रेन में प्रो रशिया सरकार की बजाय प्रो वेस्टर्न सरकार आ गई। उस समय पे यूक्रेन में डिमांड बहुत तेज हो गई कि हमें नाटो का मेंबर बनना है। जब रशिया को लगा कि यूक्रेन सच में नाटो का मेंबर बन सकता है, व्लादिमीर पुतिन ने अटैक करके क्रीमियम पेनिनसुला के ऊपर कब्जा कर लिया। यूक्रेन है तो नीचे क्रीमियम पेनिनसुला है ब्लैक सी में, इसके ऊपर रशिया ने कब्जा कर लिया। अब जो डॉनबास वाला इलाका है ईस्टर्न यूक्रेन का, जहां पे रशियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं,
उसके ऊपर भी कब्जा करने को घूम रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन का यह बोलना है कि हम नहीं चाहते कि यूक्रेन किसी भी प्रकार से नाटो का मेंबर बने। यूक्रेन बहुत लंबे समय से बोल रहा है कि हम नाटो के मेंबर बनना चाहते हैं। यूक्रेन क्यों नाटो का मेंबर बनना चाहेगा? क्योंकि अगर नाटो का मेंबर बन जाता है यूक्रेन और रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है तो नाटो की सारी कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वॉर में इन्वॉल्व होकर यूक्रेन को रशिया से बचाए। तो ये यूस्टन यूक्रेन एक प्रकार से लड़ाई का एक एरेना सा बन गया है, जहां पे एक प्रॉक्सी वॉर सा हो रहा है यूएस के बीच में और रशिया के बीच में। यूक्रेन रशिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको बहुत ब्यूटीफुली विनीत सर ने एक वीडियो में बना रखा है। तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस मेरे नाम के साथ अगर आप यूट्यूब में सर्च मार देंगे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ये आपको यहां पे यूक्रेन नजर आ रहा है। तो अगर आप देखो तो ईस्टर्न जो पूरा का पूरा बॉर्डर है यूक्रेन का, वो किसके साथ लगता है? रशिया के साथ लगता है। ये वो ईस्टर्न रीजन है डॉनबास और डोनेट्स्क वाला, जो इस समय पे खतरे में है। तो अगर आप देखो तो ये जो नीचे रीजन है ना, क्रीमिया वाला, जहां पे मैं इस समय पे रेड सर्कल घुमा रहा हूं, ये रशिया के कंट्रोल के अंदर जा चुका है। कौन कौन सी कंट्रीज के साथ यूक्रेन बाउंड्री लगाता है? तो रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस, रशिया, ये यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो ये पूरी की पूरी न्यूज थी दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ रेलेवेंट यहाँ पे जानने को मिला हो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। और इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें दोस्तों, उससे काफी मदद मिलती है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।